हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने वर्णमाला चैप्टर के अंतर्गत व्यंजन और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वर्णमाला चैप्टर में ही व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण अघोष हैं, कौन से सघोष हैं, कि कौन कौन से व्यंजन वर्ण महाप्राण है और कौन कौन से व्यंजन वर्ण अल्प प्राण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है, कुछ व्यंजन वर्ण लिखे होते हैं, स्वर वर्ण लिखे होते हैं और पूछा जाता है कि कौन से वर्ण अघोष हैं और कौन से वर्ण सघोष हैं। इसके अलावा निम्न में कौन सा वर्ण अल्प प्राण है और कौन सा वर्ण महाप्राण है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो पहले नंबर पे इस टॉपिक को समझने से पहले हम ध्यान दे लेते हैं कि पहले नंबर पे आ अक्षर है तो हम अघोष पहले लिखेंगे, बाद में सा वर्ण आता है वर्णमाला के अंतर्गत तो सघोष को बाद में लिखेंगे। ऐसे ही अल्प प्राण में आ वर्ण पहले आता है तो इसको हम पहले लिखेंगे और महाप्राण में माँ अक्षर जो है वो पहले आता है, इसलिए इसको हम बाद में लिखेंगे। तो अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण टॉपिक को समझने से पहले हम वर्णमाला के अंतर्गत कुछ मौखिक जानकारी फिर से ले लेते हैं। तो इधर लिखे हुए हमारे स्वर 11 हमारे स्वर हैं आ से लगा करके औ तक, और यहाँ पर आपके व्यंजन वर्ण लिखे हुए हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि का से लगा करके और माँ तक हमने आपको स्पर्श व्यंजन बताए थे। का से लगा करके माँ तक हमारे कौन से व्यंजन हैं? स्पर्श व्यंजन। इसके अलावा या, र, ल, व को हम लोगों ने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी थी वो पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। और आप अंतस्थ व्यंजन किस के अंतर्गत या, रा, ला, वा वर्ण आते हैं। स, श, स, ह ये हमारे ऊष्म वर्ण थे, ऊष्म वर्ण, और इनको संघर्षी, ऊष्म संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ हमारे संयुक्त वर्ण थे। छ, त्र, ज्ञ, स्रा को संयुक्त वर्ण कहा जाता है क्योंकि ये वर्ण दो वर्णों के मेल से निर्मित है, इसीलिए इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। अड़ा और अढ़ा को निर्मित व्यंजन या उत्क्षिप्त, गौण, ताड़न जात कई नामों से जाना जाता है। उत्क्षिप्त, गौण, निर्मित, ताड़न जात आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा नुक्ता वाले ज और फा, ये जा है, ये फा है, ये स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब जा के नीचे विंदी रखी होती है तो इन्हें नुक्ता वाले वर्ण कहा जाता है। फा के नीचे विंदी है, इनको नुक्ता वाले वर्ण कहा जाता है और इनको कहा जाता है आगत वर्ण। आगत वर्ण को अरबी फारसी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन आता है कि अरबी फारसी भाषा से कौन से शब्द लिए गए हैं, तो आगत वर्ण जो है हमारे अरबी फारसी भाषा से है। उड़ा और अढ़ा हमारा तुर्की भाषा से शब्द लिए गए हैं। एक कुछ अतिरिक्त जानकारी अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण को समझने के लिए हमने देखा यहाँ पर। अब थोड़ा सा स्पर्श व्यंजन में और देख लेते हैं। काखा गाघा अंगा वाली लाइन को हम कवर्ग कहते हैं। अगली पंक्ति को चवर्ग, अगली पंक्ति को टवर्ग, ताथा दाधा ना वाली पंक्ति को हम तवर्ग और पाफा बाभा माँ वाली पंक्ति को हम पवर्ग के नाम से संबोधित करते हैं।
तो यहाँ पर ये जानना जरूरी था, क्योंकि जब हम अघोष सघोष को पढ़ेंगे तो देखते हैं जाकर के कि अघोष और सघोष में और अल्प प्राण और महाप्राण में निम्नलिखित में से कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, मतलब प्रत्येक वर्ग मतलब का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, पा वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। मतलब का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा अघोष वर्ण है। इसके अलावा तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं कि निम्न में कौन सा अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का आता है। और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। मतलब ख और घा, छ और झा, ठ और ढा, था, धा, फा, भा ये वर्ण आपके आते हैं किसके अंदर? महाप्राण के अंतर्गत। ठीक है, तो हमने स्पर्श व्यंजनों के बारे में देखा। स्पर्श व्यंजन क्लियर हो गए कि कौन से स्पर्श व्यंजन अघोष के अंतर्गत आते हैं। पहला दूसरा व्यंजन अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन सघोष है। अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। अब इतने से ही बात खत्म नहीं होती है, आगे कुछ और वर्ण हैं, कुछ और व्यंजन हैं। ये किस के अंतर्गत आते हैं? ये वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? य, र, ल, व ये अंतस्थ वर्ण हैं और इनको उच्चारित करते समय, अंतस्थ वर्ण या अलावा का उच्चारण करते समय हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको अल्प प्राण के अंतर्गत शामिल किया गया है। य, र, ल, व वर्ण जो हैं इनको बोलने में, इनको उच्चारित करने में हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको हम अल्प प्राण कहते हैं। अब आगे है जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है स, ख, स, ह इनको उच्चारित करते समय हमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, तो ये महाप्राण में आ जाएंगे। अल्प प्राण के अंतर्गत कम प्राणवायु वाले वर्ण और महाप्राण के अंतर्गत अधिक प्राणवायु वाले वर्ण आते हैं। तो श, ख, स, ह इसके अंतर्गत आ गया। श, ख, श थोड़ी देर के लिए हम ह अक्षर को भूल जाते हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए। अभी आपको बताएंगे हम कि ह अक्षर को हमने क्यों छोड़ा था। छात्र, ज्ञ, स्र ये न अघोष है, न सघोष है, न अल्प प्राण है, न महाप्राण है। अब पूछा जाए क्यों? क्योंकि ये अक्षर संयुक्त अक्षर हैं, अर्थात इन अक्षरों का निर्माण दो वर्णों के मेल से हुआ है, इसीलिए ये न तो अघोष है, न सघोष है, न अल्प प्राण है, न महाप्राण है। उसके बाद में अड़ा और अढ़ा उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन सघोष के अंतर्गत आते हैं। अड़ा और अढ़ा ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न कभी कभी ऐसा भी होता है, सघोष के साथ लिखा भी होता है जाकर के निम्न में कौन से वर्ण घोष वर्ण है, तो चाहे सघोष लिखा हो चाहे घोष लिखा हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसके अलावा ज और फा, ज और फा, ज हमारा सघोष वर्ण है, नुक्ता वाला जा हमारा सघोष है और नुक्ता वाला जो फा हमारा वर्ण है वो अघोष है। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी जाए कि हमारा जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो सघोष है और आगत वर्ण हमारे दो हैं। जा हमारा सघोष के अंतर्गत है और फा हमारा अघोष के अंतर्गत है। भाई कुछ समझने के लिए थोड़ा तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि हमारे व्यंजन वर्ण जो भी थे, या संयुक्त वर्ण या उत्क्षिप्त वर्ण या आगत वर्ण, इन सब का समावेश अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण के अंतर्गत तो हो गया। अब बारी आती है
कि ये जो हमारे स्वर है ये किसके अंतर्गत आते हैं, स्वर हमारे किसके अंतर्गत आते हैं। तो स्वर जो है वो उन स्वरों को बोलने के लिए हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, इसीलिए अल्प वाले में आएंगे। तो जितने भी स्वर हैं 11 है, वो 11 स्वर आपके अल्प प्राण है, क्योंकि इन्हें उच्चारित करते समय हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। अल्प प्राण, कम प्राण वायु, तो स्वर आते हैं जाकर के। लेकिन अब देखते हैं कि जो या रा ला वा है वो अघोष है कि सघोष है, सा खा सा अघोष है कि सघोष है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में या बड़ी कक्षाओं में भिन्न के सवाल देखे होंगे, 1/2, 2/3 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब समझ गए, ऐसे कैंची गुड़ा। तो हम इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब अल्प प्राण को सघोष से और अघोष को महाप्राण से, या सघोष को अल्प प्राण से और अघोष को महाप्राण से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितने भी हमारे वर्ग के अक्षर थे वो तो सेम रहेंगे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा और चौथा, इनमें कोई फेरबदल नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे अदर वर्ण लिखे हुए हैं उनमें हो जाता है, मतलब है नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई होता है। ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को नहीं होगा वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि या रा ला व और स्वर जितने हैं वो हमारे सब सघोष में चले जाएंगे, मतलब या रा ला व जितने अंतस्थ व्यंजन और जो भी स्वर हैं वो सब अल्प प्राण भी हैं और सघोष भी हैं। तो या र ल व और स्वर जितने भी स्वर हमारे हैं 11, वो सभी हमारे अल्प प्राण भी हैं और सघोष भी हैं। अब यहाँ पर यही देखेंगे जाकर के कि सा श श हमारा महाप्राण भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे अघोष में भी पहुंच जाएंगे। श श श अधिक प्राणवायु की आवश्यकता है, महाप्राण है लेकिन ये पहुँचे जाकर के अघोष में, और अल्प प्राण है और या रा ला वा और स्वर और ये सघोष में पहुँचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद में हमने अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि हा वर्ण को हम बाद में देख लेते हैं। तो हा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, हा वर्ण हमारा इधर ये दोनों के अंतर्गत आता है, मतलब हा वर्ण हमारा जो है वो सघोष भी है और हा वर्ण हमारा महाप्राण भी है। तो इस प्रकार से ये जितने भी व्यंजन थे और जितने भी स्वर थे उनको हमने देखा कि कौन सा वर्ण अघोष है, सघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है। ध्यान रखिएगा, लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। आ पहला अक्षर पहले लिखा जाएगा, सा बाद में लिखा जाएगा। आ पहला अक्षर पहले लिखा जाएगा, माँ बाद में वर्णमाला के अंतर्गत आता है उसको बाद में लिखा जाएगा। अगर थोड़ी सी लिखने में दिक्कत कर दी तो समझने में दिक्कत हो जाएगी। पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष। अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण और दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है वो अल्प प्राण में है, सभी स्वर आपके अल्प प्राण हैं और ऊष्म में व्यंजन आपके महाप्राण है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये नीचे वाले वर्ण चले गए अघोष में और इधर वाले वर्ण चले गए सघोष में। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त वर्ण ड़ा और ढा, उच्छिप्त व्यंजन हमारे सघोष के अंतर्गत, एक आगत व्यंजन जा सघोष के अंतर्गत और एक आगत वर्ण फा अघोष के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, हमने अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण वर्णों को पढ़ा कि कौन सा वर्ण महाप्राण है, कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और 4 अक्षर वर्ण दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है। ऐसे ही स्वर दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है निम्न स्वरों में कौन सा अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें,